नौ ग्रह हैं। जो काल पुरुष कुंडली है वो 12 भाव के होते हैं। प्रत्येक भाव से क्या देखा जाता है, आप लोग दो तीन लोग इस कक्षा में नए हैं तो आप लोग जानते ही होंगे। ऐसे जो पिछली कक्षा से जुड़े हैं हमारे साथ उन्हें तो इसकी जानकारी है ही। ऐसे 12 भाव जो है वो प्रथम भाव तन है, दूसरा भाव धन है, वेल्थ है, तीसरा भाव हमारे पराक्रम साहस को दिखाता है, आकर्षण को दिखाता है, अट्रैक्शन को दिखाता है, हमारी मेमोरी पावर को दिखाता है। और साथ ही यह हमारे गुरु के उपदेश को दर्शाता है, छोटे भाई बहनों को दिखाता है। चतुर्थ भाव जिसे हम सहज कहते हैं, सुख भाव कहते हैं, यह सुख भाव पूर्ण रूपेणा हमारी समृद्धि है, हमारी सुख सुविधा की चीजें हैं। बेल वाहन है, भूमि है, भवन है, इन चीजों को दर्शाता है। यदि मानसिक शांति की बात करें तो यही देगा, माँ की बात करें तो यही देगा। यदि हम बात करें कि हमारे अपोजिट अर्थात जहां हम काम कर रहे हैं उस कार्य क्षेत्र में हमारा हमसे ठीक विपरीत कौन खड़ा है तो वो चतुर्थ भाव बताएगा। चतुर्थ भाव एक ऐसा भाव है जो संपूर्ण तरीके से आपकी कुंडली को कंट्रोल करता है। आपने तो पढ़ा होगा प्रथम भाव कुंडली कंट्रोल करता है, लेकिन चतुर्थ भाव इसलिए क्योंकि जब आप चतुर्थ भाव को देखते हैं या चतुर्थ भाव को जब आप समझते हैं, जैसे मेष लग्न है, चतुर्थ भाव किसका हो गया? माँ का हो गया और मन का हो गया। जब आप नक्षत्रों पे विशेष पढ़ने जाएंगे, नक्षत्रों को समझेंगे, तो जो आपकी जो दशा शुरू होती है वो दशा कहाँ शुरू होती है? आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र का जो अधिपति होगा, उस नक्षत्र का जो लॉर्ड होगा, उसकी ही दशा महादशा शुरू होती है। और दशा महादशा से ही आपका संपूर्ण जीवन वहीं, जितने कहे जाएं कि भाई बहुत अच्छे योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में, राजयोग है, विपरीत राजयोग है, गजकेसरी योग है, जो भी योग बन रहा हो, वह सभी वहीं धरे के धरे रह जाएंगे। कब? जब किसी भी प्रकार से आपके कुंडली में उस ग्रह की दशा ही नहीं आएगी। जब तक दशा आएगी नहीं तब तक वो धरा धरा है, उसका कोई विशेष मतलब नहीं है। तो वो कौन है? वो चंद्रमा है। वो गेम चेंजर चंद्रमा बन जाता है कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में चला जाएगा। यदि अष्टम भाव का, जब आपका जन्म हुआ उस वक्त मेष लग्न उदित है और अष्टम भाव का स्वामी मंगल वहां चंद्रमा गोचर कर रहा है, तो लग्नेश भी है अष्टमेश भी है, उसकी दशा शुरू हो जाएगी। 12वें भाव का स्वामी गुरु, यदि गुरु के नक्षत्र पूर्णवसु है, इनमें यदि चला जाए तो आपकी दशा कहाँ शुरू हो जाएगी? गुरु शुरू हो जाएगी। तो चतुर्थ भाव चंद्रमा गेम चेंजर का काम करता है। पंचम भाव आपकी बुद्धि है, आपकी बौद्धिक क्षमता है, संतान पक्ष है, क्रिएशन है। हम किसी को सलाह देते हैं, किसी को हम प्रोवाइड करते हैं, वो चीजें हैं, क्योंकि वो नवम से वो नवम है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु सेवा है, डाइट्स है, एक्सरसाइज है। सप्तम भाव पत्नी का है, रिलेशनशिप का है, बिजनेस का है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव कहा जाता है, लेकिन वही ओकल्ट साइंस है, ज्योतिष है, पराविद्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, म्यूचुअल फंड है, एलआईसी है, अर्थात जितने प्रकार के दूसरे से पैसे से कार्य किया जाए वो सभी फंड अष्टम भाव है। इसलिए सबसे ज्यादा पैसा कोई देता है तो अष्टम भाव ही देता है, सबसे ज्यादा पैसा अष्टम देता है। ऐसे कहा जाता है कि अष्टम भाव में यदि आपके ग्रह हैं, पराशरी में पढ़ते हैं हम कि भाई जितने ज्यादा ग्रह चले गए अष्टम में, तो लघु पराशरी का एक सिद्धांत है, वो कहता है कि आपके ग्रह कहाँ चले गए? कूड़ेदान में चले गए, कचड़े में चले गए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अष्टम में जितने भी ग्रह जाएंगे उन सभी की दृष्टि कहाँ होगी? ठीक ऊपर दूसरे भाव पे।
दूसरा भाव धन है। तो जितने ग्रह आपके अष्टम में है वो सभी आपको धन देने के लिए आए हैं, वेल्दी आपको बनाने के लिए आए हैं। ना कि वो यह कह रहे हैं कि भैया हमें आपको कुछ नहीं देना है। नवम भाव, नवम भाव संपूर्ण तरीके से भाग्य है, लक है, आपके पिता का भाव है, पत्नी के भाई बहनों का भाव है। और जो मैं समझता हूं सबसे बड़ा नवम भाव को, वो यह उसका कारक तत्व है कि वो हमारे पितरों का भाव है। यदि नवम खराब हो गया, तीन भाव लग्न पंचम और नवम त्रिकोण तीनों यदि इफ्लेक्टेड हो गए, तो यह मान लीजिए कि आपके जीवन में परेशानियां खत्म नहीं होने वाली है। यूटिलाइजेशन पे यूटिलाइजेशन आप करते रहिए, वो काम करेगा, लेकिन संपूर्ण तरीके से आपकी परेशानियां खत्म नहीं होंगी यदि ये तीन भाव खराब हो गया। प्रथम आप स्वयं हैं, पंचम आपकी बुद्धि है, पंचम जो है वो अष्टम से दसम है, तो आपके पूर्व जन्म के कर्म भी है। और नवम भाव इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप कहते हैं कि यदि नवम की दशा शुरू हो जाए तो लक साथ देता है, भाग्य साथ देता है। लेकिन बहुत ऐसी कुंडली पे भी हम आपसे बात करेंगे जब नवम की दशा शुरू हुई है तो व्यक्ति बर्बाद हो गया है। उसके बर्बादी के पीछे एक ही कारण है। कारण क्या है? वह व्यक्ति स्वयं में, नवम भाव है, नवम भाव आशीर्वाद का और श्राप का है। जो आप आशीर्वाद लेते हैं वह भी आपका नवम है, जो आप श्राप लेते हैं वह भी आपका नवम है। अब आपने अपने इस तीन प्रकार के कर्म हैं, क्रियामान है, संचित है और प्रारब्ध है। इन तीनों कर्मों के अंतर्गत क्या आपने क्या सबसे ज्यादा संचय किया है? आप क्या सबसे ज्यादा संचय किए हैं? हम भृगु नाड़ी पे ही हैं, हम पराशरी नहीं जाएंगे। पराशरी क्योंकि मेरा बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। वो अष्टम से दूसरा हो रहा है, इसलिए वो बता रहा है कि अष्टम भाव हमारे कार्मिक कुंडली है, डी सृष्टि चार्ट की। तो वो बता रहा है कि भाई इस भाव से जो दूसरा भाव है वो हमारे संचित कर्म के बारे में बता रहा है। तो जो भी हमने इस कर्म अच्छे या बुरे संचित किए हैं उसके अनुसार ही हमें इस जन्म के अंतर्गत रिजल्ट मिलेंगे। या कहा जाता है कि भाई हम जो है वो क्या है, अपनी आने वाली तीसरी पीढ़ी पीढ़ी जो हमारे बाद जो तीसरी पीढ़ी आएगी हमसे, उसकी ब्लूप्रिंट हम तैयार करते हैं। क्योंकि नवम क्या है? पिता है, पौत्र है, इन चीजों को वो दर्शाता है। तो यदि नवम खराब है तो सबसे ज्यादा इफ्लेक्शन, सबसे ज्यादा समस्या आपको होगी। नवांश में जाकर देख लीजिए, वहां नवम की स्थिति भी चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। अभी सिर्फ भाव को समझ रहे हैं। दसम भाव, दसम भाव कर्म है। कर्म अर्थात यह नहीं कि वो सिर्फ हमारे प्रोफेशन को दर्शा रहा है, प्रोफेशन नहीं है दसम भाव। सिर्फ और और सिर्फ फिर प्रोफेशन 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 पे पे हम ये बात नहीं कर कर सकते सकते हैं। हैं। सिर्फ और सिर्फ हम प्रोफेशन पे यह नहीं बात कर सकते हैं कि दसम सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशन है, वो हमारे कर्मों को दर्शाता है। अब कर्मों को दर्शाने का मतलब यह है कि किस प्रकार से, किस तरीके से हम अपने आप को रख रहे हैं, वो हमारा कर्म है। कर्म बिल्कुल यह नहीं है कि भाई जो प्रोफेशन कर रहे हैं वही हमारा एक कर्म है। कार्मिक कुंडली भी बनती है, बात करेंगे उस पर। एकादश भाव लाभ है, छठे से छठा है वो, तो वो अनेक प्रकार के कष्ट को भी हमारे जीवन में देता है। विशेषतः एकादश की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी कार्य को करते हैं उसमें लाभ की प्राप्ति एकादश ही हमें दिलाता है। वो केपी पढ़ें, भृगुनंदी नाड़ी पढ़ें, या फिर हम वास्तु एस्ट्रो वास्तु पढ़ें या पराशरी पढ़ें। बारहों भाव त्याग है, लेटगो है, हॉस्पिटल है, सेपरेशन है, जेल यात्राएं हैं, विदेश है, ये सभी बारह भाव है। जब आप विदेश को देखेंगे तो बारहवें भाव से देखेंगे,
और जब विदेश में सेटलमेंट को देखेंगे तो सप्तम भाव से देखेंगे। लंबी यात्रा को आप नवम भाव से देखेंगे, छोटी यात्रा को आप तीसरे भाव से देखेंगे। घर यदि आप चेंज करना है तो आप तीसरे भाव से देखेंगे। ठीक है, ये तो आपके भाव हो गए, 12 के 12 भाव। अब राशियों को समझ लेते हैं और जिन राशियों पे हम काम करेंगे, क्योंकि यह जो भृगुनंदी नाड़ी है, बीएनएन है, यह सिर्फ राशियों पे काम करती है। तो जैसा हमने पिछली कक्षा में समझा था, इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, संभवतः इसका पीडीएफ हम सेंड कर देंगे ग्रुप में। लिख लीजिए, अच्छा है, क्योंकि हम सेंड करें ना करें, क्योंकि जब हम पीडीएफ की बात करेंगे तो फिर आपको हो जाएगा चलो पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, लिखना क्या है। मेष राशि शिप है, भेड़ है, जिसे मेढ़ा भी कहते हैं। पहला, यह जमीन से जुड़ा है। अब जमीन से जुड़ा होने का मतलब क्या है? कि आपको जमीन से जुड़ के रहना है, वो तो है, लेकिन जब भी किसी कार्य को आप कर रहे हैं तो उसमें आपको बिल्कुल अंदर तक जाकर देखना है, उसके इंटरनल पार्ट को भी जाकर देखना है, इनर पार्ट को भी जाकर देखना है, उसके आंतरिक भाग को जाकर आपको देखना है। मान लीजिए मेष में आपका शुक्र है, आप विवाह करने जा रहे हो, तो हाय। मुझे तो बहुत प्यास लग रही है। कृपया कर माइक जाओ पानी लेके आओ, नीचे से बॉटल उठा के, पानी नहीं है ऊपर, जाओ। कृपया कर अरे माइक बंद कर लीजिए, निवेदन है आप लोगों से। ठीक है, जमीन से जुड़ा है, यह स्पष्ट कर रहा है कि भैया यदि मेष में शुक्र है तो यह नहीं देखना है चलो लड़की अच्छी दिख रही है, नहीं, उसे आंतरिक से आंतरिक स्थिति में हमें पता करना है कि भाई यह जो स्त्री है आंतरिक स्थिति में वो कैसी है, तो आपको विवाह के लिए हाँ करना है। तो आपको विवाह के लिए हाँ करना है, ऐसा नहीं है कि भाई आप कर दिए। यह प्रशंसक होता है, एडमायर है इसमें। यह स्वयं की भी प्रशंसा करता है और दूसरे की भी प्रशंसा करता है। भृगुनंदी नाड़ी में गुरु जीव कारक है, तो गुरु को हम जीव कारक से लेते हैं, अर्थात गुरु हम स्वयं हैं। तो यदि मेष राशि में आपका गुरु गया है, आपको भाव नहीं देखने हैं, सिर्फ देखना है मेष राशि में गुरु है या नहीं है, भाव को लेकर नहीं चलना है। यदि मेष में गुरु गया है तो व्यक्ति आपकी प्रशंसा करेगा, वो करेगा ही, लेकिन वो साथ में वो प्रशंसा करेगा किसकी? अपनी भी करेगा। बैठेगा कहीं, अपनी ही प्रशंसा करेगा, अरे ऐसा है वैसा है ये है वो है। तो क्या है? एडमायर है या प्रशंसक है। प्रशंसक के साथ साथ प्रथम भाव के बारे मेष राशि के बारे में हमने आपसे बात किया था कि यह सिक्योरिटी को दर्शाता है। सिक्रेटिव कौन है? अष्टम, आठवीं राशि है, लेकिन सिक्योरिटी कौन है? प्रथम राशि है। जो मेष राशि है वो क्या है? सिक्योरिटी को दर्शाती है। मेष ग्रोथ को दर्शाता है। अब इन चीजों को इसलिए आपके सामने रख रहे हैं कि जब हम यूटिलाइजेशन पे बात करते हैं तो एक ग्रोथ को हमें पाना है। ऐसा नहीं है कि भाई हमें रुक जाना है वहां। यदि मेष में शनि है तो निरंतर आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना है, ऐसा नहीं करना है कि हमको रुक जाना है। भेड़ को देखे हैं, हमने पिछली कक्षा में भी आपसे बात की थी इस पे कि ये देखता है कि भाई मेरे आगे वाला जैसा चल रहा है वो वैसे ही चलता है, या नहीं देखता है कि नीचे गड्ढा है या नहीं है। देखा कि आगे मेरे जो आगे चल रहा है उसने छलांग लगाया तो मुझे भी छलांग लगा लेना है। उसके पीछे ये नहीं देखना है कि भाई हाँ है कि नहीं है, चलो छलांग लगा लेना है।
ठीक है। इसमें एक और गुण आप में होने चाहिए, यह लर्न बहुत बेहतर करता है। जितना ज्यादा लर्निंग करेंगे आप, उतना ही बेहतर आपका वो ग्रह होते चला जाएगा। यदि शनि है तो कर्म के बारे में लर्न कीजिए, यदि शुक्र है तो धन को कैसे अपने पास व्यवस्थित करना है उसके बारे में लर्न कीजिए। इसका एक और नेचर होता है, यह प्रशासनिक प्रवृत्ति है। प्रशासनिक प्रवृत्ति का मतलब है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर है। क्या है इसका नेचर, क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव है। एक मिनट। जी, ठीक है। तो यह इसे भी दर्शाता है, प्रशासनिक इसकी प्रवृत्ति होती है। अर्थात यदि मेष में शनि गया है तो ये जहां काम करेगा, काम कैसे करेगा, भले इसका छोटा काम हो, इसके नीचे लोग काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये नीचे काम करेगा। हम तो कहते हैं शनि या नीच का है ना, लेकिन इसके नीचे लोग काम करेंगे। लोगों को यह सुझाव देगा, लोगों से यह बात करेगा, उसे अपने अंडर में रखेगा। इसका ये नेचर है। मेष हो गया वृषभ राशि। वृषभ राशि बैल है, टॉरस है। यह कंसिस्टेंसी को दर्शाता है, स्थिरता इसमें है, हार्ड वर्कर है, मेहनती है। ये तीन इसके जो वर्ड है उसे याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्कर और फ्लो। स्थिरता, साथ में मेहनत भी और प्रवाह भी। जब हम पृथ्वी की बात करते हैं, 2 नंबर साइन है तो 2 6 10 आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगा। जब पृथ्वी की बात करते हैं, जब पृथ्वी के बारे में हम वास्तु में पढ़ते हैं, तो वास्तु उसके बारे में क्या कहता है? वास्तु उसके बारे में कहता है भाई हम कैसे हैं, मूवमेंट इन स्टेबिलिटी। या स्टेबल भी है पृथ्वी और मूवमेंट भी कर रही है। तभी आपसे पूछा जाए कि क्या अर्थ मूव कर रहा है, तो आप कहेंगे हाँ, हम अर्थ में ही है ना, तो हम मूव क्यों नहीं कर रहे हैं, हम तो स्थिर हैं। तो ये स्थिर भी है और मूव भी कर रहा है, तो ये टॉरस है। अब स्थिर और मूव का क्या प्रयोजन है, कैसे इसे किया जा सकता है? यदि आपको धन एकत्र करना है, धन संचय करना है, तो हम 100 रुपए करेंगे, लेकिन प्रतिदिन करेंगे। 10 रुपए करेंगे, प्रतिदिन करेंगे। वो कौन करेगा? टॉरस में इसका शुक्र होगा। जिसका बुध है, हम आधे घंटे पढ़ेंगे लेकिन प्रतिदिन पढ़ेंगे, वो बेहतर कर सकता है इसमें। यह कहता है एक तरीके से काम करना, इधर उधर नहीं जाना है, एक तरीके पे काम करना है। आपको प्रैक्टिकल होना है जीवन में। 2 6 10 है, प्रैक्टिकल चलना है आपको। यह नियमित सुधार की बात करता है। इसका रूटीन जो है वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। रूटीन इसका क्या होना चाहिए? साथ ही यह रूटीन फिक्स की बात करता है। यह कहता है रूटीन को फिक्स रखना है, उससे इधर उधर होना नहीं है आपको। हो गए तो समस्या में हम आपको डाल देंगे।
यह रूल की बात करता है, एक नियम की बात करता है, जो हम सभी को बचपन से सिखाया जाता है इस सनातन धर्म के अंतर्गत, या हम जिस भारतीयता में है इसके अंतर्गत, कि एक रूल को, एक नियम को लेकर चलना है। इतने बजे जागना है, इतने बजे सोना है, तो एक नियम रखना है अपने पास। यह कंटिन्यूअस की बात करता है। आपको कोई भी काम तो कंटिन्यू, निरंतर करना है। और सबसे बड़ा इसका जो कीवर्ड है वो है टाइम पंक्चुअल होना। यदि आप टाइम के पंक्चुअल नहीं हैं तो वृषभ राशि को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। जो सबसे पहली मेरी पराशरी की कक्षा थी उसमें सबसे पहले हमने इस शब्द से ही क्लास को प्रारंभ किया था कि ज्योतिष यह नहीं है कि हमें संतान की प्राप्ति कब होगी, हमारा विवाह कब होगा, मुझे नौकरी कब लगेगी। ज्योतिष है ही नहीं। ज्योतिष हमें यह सिखाता है कि किस प्रकार से हम अपने आप को व्यवस्थित कर सकें, मैनेजमेंट में ला सकें, अपने आपको किस प्रकार से इस कुंडली के माध्यम से उस ग्रहों की जो एनर्जी हमें मिल रही है उसे यूटिलाइज कर सकें। वो ज्योतिष है। ज्योतिष का 5% भी हम लोग यूज नहीं करते हैं। कब यूज नहीं करते हैं? जब हम इस सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, मुझे एक कब मिलेगा, मुझे वो कब मिलेगा। वो ज्योतिष है ही नहीं। और फिर हमने क्या किया, ज्योतिष को कूड़ेदान में डाल दिया। क्योंकि ज्योतिष को कहा जाता है वेद चक्षु हैं, ये वेद के नेत्र हैं, अर्थात वेद को समझना है हमें तो इसे समझना होगा। अब आते हैं जेमिनाई पे, जेमिनी, मिथुन राशि। तो सबसे पहले इसकी आकृति को समझिए। इसकी जब आप आकृति को देखते हैं तो आकृति में देखेंगे दो व्यक्ति एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखे हैं और एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। इसके दो तीन, एक क्या बता रहा है कि दोनों साथी हैं, साथ में हैं। एक एक संयोग को दिखाता है। जैसे एक पति और पत्नी का संबंध है, वैसे ही एक संयोग को दिखाता है। एक शिव पार्वती के संयोग को यह दर्शाता है। एक शिव है, दूसरे शक्ति हैं, तो ये दोनों चीजें हैं इसके पास। इसके पास साहस भी है और इसके पास अंदरूनी शक्ति भी है। आपको इसे समझना है तो भगवान शिव और मां पार्वती को समझ लीजिए, आप इसे समझ लेंगे। इसे समझना है तो आप पति पत्नी को समझ लीजिए, आप इसे समझ लेंगे। वो कभी कहते हैं ना कि भाई ट्रेन को तो पटरियों पे ही चलना है, पटरी दो होती है, ये आपस में जुड़ी नहीं है लेकिन साथ में वो चलती है। तो वही है जेमिनाई है। आप भले रिलेशनशिप को ठुकरा दें, लेकिन यदि जिसके कुंडली में मिथुन में गुरु बैठा हो वो उसे लेके चलेगा, संबंध को कभी नहीं छोड़ेगा। यह जो डिसाइड कर लेता है, जो तय कर लेता है वही करता है। तय किया कि हाँ ये करना है तो फिर करना है, उसके पीछे आगे कोई बातें नहीं। खुला हृदय है इसका, ओपन हार्ट है। और जो सबसे पहला है इसका, मेंटेन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलता है। यदि बुद्ध बैठा है, किसी को हमने बहन बना लिया तो बना लिया। रक्षाबंधन में अपनी बहन के पास जाए या ना जाए, इसके पास जाना है, तो मिथुन ठीक से काम कर रहा है। यदि हम देखें अरे भाई वो तो मुंह बोली बहन है, वहां जाकर क्या करे, चलो कहीं चलते हैं, तो वो फिर समस्या में आप हैं। क्योंकि ये लड़कपन भी है। लड़कपन में क्या है, हम लोग दोनों भाई मित्र हो गए तो बचपने में लोग शादी भी कर लेते हैं। या फिर कहा जाए आज जो जनरेशन चल रहा है, इस जनरेशन के अंतर्गत तो भाई
बहुत ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो दो चार शादी कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। यदि उसकी कुंडली में बुध, शुक्र या गुरु मिथुन में आ गए तो उसकी फिर बैंड बजा देंगे। वो कहेंगे निभाओ, क्योंकि इसकी निभाने की आदत है। और जब नहीं निभाओगे तो फिर पीटेगा, जब नहीं निभाइएगा तो ये पीटेगा, निभाइएगा तो ये आपको कुछ नहीं करने वाला है। जैसे शनि रुकावटें भी हैं, और शनि एक्टिव भी करता है चीजों को। जब आप बहुत आगे बीएनएन में चलेंगे, एडवांस बीएनएन में, तो उसमें आप पढ़ेंगे प्रोग्रेशन को, ग्रहों का प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन का एक रूल होता है, वो कहता है कि शनि जिसके ऊपर से निकल गया उसे वो एक्टिव करके चला जाता है। लेकिन वही शनि रुकावटें भी देता है। तो आपको रुकावटें चाहिए या आपको एक्टिवनेस चाहिए, वो आपको स्वयं लेना है। वो आपको कोई ग्रह या कोई राशि आपको देने नहीं आएगी। जिस जेमिनाई की हम बात कर रहे हैं कि इसमें निभाने की आदत है, यह हम रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलता है, यही जेमिनाई आपको बुरी आदतें भी देता है। तो आपको क्या लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। यह खुद पे विश्वास करता है। पति पत्नी का संबंध यदि देखा जाए तो लोग अपनी ही गलतियों से सीखते हैं। अपनी गलती से सीखते हैं ना भाई। पति कोई गलती कर रहा है या पत्नी कोई गलती कर रही है, तो अपनी गलतियों से ही उन्हें सीखना होता है। तो जेमिनाई अपनी गलती सीखता है, करते करते आगे बढ़ता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो ये करते करते जेमिनाई और टॉरस आगे बढ़ता है। जिसके कुंडली में शनि आपको 10 नंबर राशि में दिखेगा, उस पे भी ये ठीक बैठेगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान। जितने भी ऊंचे पोस्ट पे आपको व्यक्ति दिखेंगे, या तो वो दिखेगा जिसने बहुत ज्यादा परिश्रम करके क्वालिफाई करके वहां पहुंचा है, या वो दिखेगा जो नौकरी करते करते धीरे धीरे भाई सिपाही, दारोगा, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, ऐसे ऐसे आगे वो बढ़ते चला जाता है। तो वो कौन है? 10 नंबर साइन है। स्कॉलर है जेमिनाई। मिथुन स्कॉलर है, विद्वान है। इसका व्यवहार एक बच्चे जैसा है। गुरु 3 नंबर में है तो इसका व्यवहार कैसे हो जाएगा? बच्चे जैसा हो जाएगा। आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है इसके पास। और सबसे बड़ी बात इसकी क्या है? स्पष्टता, क्लैरिटी है इसके पास। ये चीजों को क्लियर करके चलता है। पति पत्नी में कोई किसी बात पे नोक झोंक हो गई, अब जब तक वो चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक आप शांति से घर में रह लीजिए। पति हो या पत्नी हो, नहीं रह पाइएगा। क्योंकि वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक लगा रहेगा क्या था क्या था क्या था। तो एक अस्पष्टता पे बात करता है, या कहता है क्लियरिटी मुझे चाहिए, इसे वो दे दीजिए। कर्क। कर्क क्या है? कैंसर साइन। कैंसर को समझना है तो केकड़ा को समझ लीजिए। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे मेष से लेकर अभी हम कर्क पहुंचे हैं, इन सभी राशियों के अंतर्गत जो भी आपको एक सिंबल दिया गया है, जो भी आपको एक कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है
इनके नेचर को समझने के लिए। उसे पकड़ लीजिए अच्छे से। या मान लीजिए मेष को समझना है तो हमको मेढा को समझना है। मेढा अर्थात भेड़ को समझना है। अब जितना बेहतर उसे समझ पाएंगे, जितना बेहतर आप उसे समझ पाएंगे मेढा को, उतना ही बेहतर आप मेष राशि को समझ पाएंगे। जितने अच्छे तरीके से आप बैल को समझ पाएंगे, वैसे ही आप टॉरस को समझेंगे। जैसे पति पत्नी के संबंध को समझेंगे, वैसे ही आप मिथुन राशि को समझेंगे। जैसे केकड़े को समझेंगे, वैसे आप कर्क को समझेंगे। क्या? अब केकड़ा क्या है, कर्क क्या है? केकड़ा अपने अंदर में ऊपर से बहुत कठोर होता है। उसे एक हथौड़ा भी मार दीजिए तो फिर उछल के भाग जाएगा। अंदर से बहुत ही मुलायम होता है। जिसके कुंडली में 4 नंबर में आपको गुरु दिख गया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, जिस राशि में गुरु हो जाएगा वो आपकी जीव कुंडली बन जाएगी। जीव कुंडली कहाँ बनती है? भृगुनंदी नाड़ी में बनती है। मान लीजिए कर्क में आपका गुरु आ गया, तो आप क्या हो जाएंगे? वही हो जाएंगे, अंदर से कोमल, बाहर से कठोर। आपको होना पड़ेगा। यदि आप कोमल के कोमल ही रह जाएंगे तो स्थितियां क्या बन जाएंगी? स्थिति यह बन जाएगी कि भाई, क्योंकि मोहल्ले में आसपास में ऐसे 2-4 बच्चे पकड़े जाते हैं जिनके साथ होता है, जाओ थोड़ा दूध लेकर आ जाओ, थोड़ा सब्जी लेकर आ जाओ, थोड़ा बच्चे को पकड़ना 2 मिनट, मैं आ रही हूँ। वो उनके साथ ही होता है जिनका कर्क के अंदर गुरु बैठा हो। ये मना नहीं करेंगे आपको। कोमल है तो आपको यहाँ क्या बनना है? केकड़ा बन जाना है। अंदर से बिल्कुल कोमल, लेकिन बाहर से बिल्कुल कड़ा। इसलिए इसे कहा जाता है अप्रत्याशित, अनप्रेडिक्टेबल। यह प्रत्याशित होता ही नहीं है, अप्रत्याशित रहता है। आप कहेंगे अरे यार, नेचर कितना गंदा है इस व्यक्ति का। उसके घर या उसके ऑफिस जाने के बाद पता चला भाई ये तो देवता निकला रे। वो है ना, ये सेंसिटिव है, संवेदनशील है। अब जहां कर्क को समझ रहे हैं वहां माँ को भी समझ लीजिए। अब माँ को कैसे समझना है? यहाँ कोई गलतियां हम करते हैं तो 4 डंडे हमारे ऊपर टूट जाएंगे। वो केकड़ा है, ऊपर से कठोर है, लेकिन 4 डंडे टूटने के बाद हमसे ज्यादा माँ को पीड़ा होगी, हमसे ज्यादा माँ को कष्ट होगा। क्यों माँ को कष्ट होगा? क्योंकि अंदर से वो कोमल है, मुलायम है। उन्हें लग रहा है मैंने अपने बच्चों को क्यों मारा। अंदर से बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे वो। तो ये सेंसिटिव, संवेदनशील भी है। संवेदनशील का तात्पर्य होता है बिल्कुल नाजुक। कर्क में आपका शुक्र, आपका यदि शुक्र आया है तो हाँ, आपके जो रिश्ते हैं वो नाजुक हो जाएंगे। या अनकंडीशनल लव करता है, बिना शर्त का प्रेम करेगा आपसे। माँ कोई शर्त नहीं रखती कि भाई मुझे ये ला के दो, वो ला के दो, ये करो वो करो। माँ का कोई शर्त नहीं होता। वो है ना एक गाना, कोई शर्त होती नहीं प्यार में। वो चीजें यहाँ अप्लाई है। आवश्यक, आवश्यकता यदि किसी की कोई भी आवश्यकता है। अब मान लीजिए किसी के कुंडली में आप यहाँ हैं, आपको कोई आवश्यकता पड़ी और आपके बाजू वाला जो है उसके कुंडली में कर्क में कौन बैठा है? गुरु बैठा है। तो वो अपनी आवश्यकता छोड़कर आपकी आवश्यकता को देख लेगा। वो कहेगा पहले चलो इसे देख लेते हैं। लेकिन वहीं आपको रुक भी जाना है।
क्यों रुकना है? क्योंकि इसी आपकी टेंडेंसी का लोग फायदा उठाएंगे। लोग चंदा करने आएंगे, वो जो चंदा होता है ना आसपास लोग करते हैं, वो चंदा करने आएंगे। 2 रुपए की, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 500 रुपए का होगा, लेकिन वहां आप 2000 रुपया दे देंगे। क्यों दे देंगे? वो इतनी सारी आपको आवश्यकता बता देगा, आप वहां इमोशनल हो जाएंगे, भैया ले लो ले जाओ। कोई बच्चा आएगा, इतनी सारी बातें आपको बता देगा कि भाई ऐसा है वैसा है, पढ़ने का ये नहीं है वो नहीं है, आपसे ठग के पैसा लेके चला जाएगा। वो 4 नंबर साइन में कौन है? गुरु बैठा है, उसकी ये स्थिति होती है। तो वहां आपको अच्छे से जांच पड़ताल करना है, चेक करना है कि क्या इसे सच में आवश्यकता है। यदि सच में आवश्यकता है तभी इसे देनी है। यदि इसकी आवश्यकता सच में नहीं है तो हमें इसे नहीं देना है। इस पे भी ध्यान रखिए, नहीं देना है, हम आगे बढ़ जाना है। यदि वो आपसे कह रहा है मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, आप देख रहे हो कि उसका काम 5,000 में हो जाएगा, तो आपको 5,000 देके आगे बढ़ जाना है। और यदि आप वहां खड़े हैं और उसे कोई करने के लिए दूसरा खड़ा हो गया उसकी मदद करने के लिए, तो फिर आप पीछे हट जाइए। क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति आपके इस नेचर का लाभ उठा लेंगे आपसे। वो कैंसर है। कैंसर की एक और भूमिका होती है। यदि कैंसर में बुद्ध आपका बैठा है, तो उन लोगों के साथ रहना शुरू कर दीजिए जो बहुत बड़े लेवल पे, जो उन्हें सुनना शुरू कर दीजिए जो बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। आपका माइंडसेट वैसा ही हो जाएगा, आप बिजनेस करने लगेंगे वैसे ही। उनका साथ पकड़ लीजिए, क्योंकि कर्क के लिए है जैसी संगति, कर्क के लिए है जैसी संगति वैसी ही रंगति। जैसा आपका संगत होगा वैसा ही आपकी आपकी रंगत हो जाएगी, वैसा ही आपका रंगत हो जाएगा। तो यह ध्यान रखना है। यदि आपके बच्चे के कुंडली में कर्क में बुध चला गया, तो उसके फ्रेंडशिप पे आपको नजर रखनी है। उसके दोस्त कैसे हैं, वो किन लोगों के साथ में रह रहा है, किन लोगों के साथ वो चल रहा है। यदि उसके मित्र अच्छे नहीं हुए तो बुरी संगति में भी चला जाएगा। यदि कर्क में आपके बच्चे के गुरु है तो भी वहां वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कर्क जीव कारक, बीएनए में जीव कारक है, वो मेरे स्वयं का कारक है। जैसे मान लीजिए यदि गुरु के साथ शुक्र आ गए, तो यहाँ यह हो जाएगा कि जिस व्यक्ति की कुंडली है वह सुंदर है, आकर्षक है। क्योंकि जीव कौन है, व्यक्ति स्वयं कौन है, गुरु है, साथ में शुक्र आ गया। यदि मंगल आ गया तो अग्रेसिव नेचर है। ठीक है। यह सेक्रीफाइस भी करता है, त्याग भी देता है। इसमें एक और गुण है। मान लीजिए कर्क में आपका मंगल आ गया, आप 1 गिलास पानी मांग लीजिए, इस व्यक्ति से आपको नहीं देगा। लेकिन इसे जब पता चल गया कि भाई हमें छोड़ के इसे और कोई नहीं करने वाला है, तो भले आपके साथ पूरे हॉस्पिटल में आपके साथ 20 दिन ही क्यों ना रहना पड़े, आपके साथ रहेगा और आपको बेहतर करके लौटेगा। लेकिन ऐसे देखेगा 4 व्यक्ति खड़े हैं इसी की जरूरत को पूरे करने के लिए, तो इस स्वयं खड़ा नहीं होगा आपके पास। तो कर क्या है, सेक्रीफाइस को भी देता है। यह केयर टेकर है, देखभाल करने वाला है। जैसे माँ देखभाल करती है वैसे देखभाल करने वाला है। यह बहुत ही अच्छे से भावनात्मक लगाव, इमोशनल अटैच हो जाता है। बहुत ऐसे व्यक्ति कुंडली में आपको देखने को मिलेगा कि जिनके कुंडली में केतु 4 नंबर राशि में बैठा है और राहु 10 नंबर राशि में बैठा है, वो बहुत अच्छे लेवल पे हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। और जिनके कुंडली में केतु 10 नंबर में है और राहु 4 नंबर में आ गए, वो कुछ नहीं कर रहा है। उसके पीछे कारण है। कारण क्या है?
जब केतु आपका 4 नंबर में आ जाएगा तो आप में इमोशनल आप अटैच होंगे लोगों से, आप केयर टेकर बन जाएंगे, एसेंशियल प्रोवाइडर बन जाएंगे, आप लोगों की नीड जरूरतों को पूरा करेंगे। लेकिन वही राहु आ जाएगा तो विपरीत हो जाएगा, क्योंकि राहु कहता है मुझे चाहिए। और 10 नंबर साइन में राहु का जाना अच्छा है ना कि केतु का जाना। केतु जाएगा तो कहेगा भैया मुझे काम थोड़े करने आता है, मुझे दिमाग से काम करने आता है, वो बैठ जाएगा। लेकिन राहु है, वो कहता है नहीं, यह महाबलशाली है, वो कहता है मुझे नित्य काम करना है जब तक उस ऊंचाई को ना प्राप्त कर लें। तो इसलिए 10वीं में राहु का होना अच्छा है, 10वीं राशि में। जैसी संगत वैसी रंगत है कर्क राशि। आप जरूरत देखिए, जैसे बुध है 4 नंबर राशि में, जरूरत देखिए लोगों की जरूरत क्या है। बहुत ऐसी कंपनी अभी खड़ी हो गई है जो मास्क बेच रही है, जो सैनिटाइजर बेच रही है। उसने क्या देखा, जरूरत ही देखा ना, कि जरूरत क्या है अभी इस समय, समय की मांग क्या है, उसके अनुसार उसने बिजनेस शुरू कर दिया। हर महीने 2 महीने में आप देखेंगे कि जो मोबाइल का कवर है आपको अलग अलग मिलना आपको मिलेगा ही, हर फोन का अलग डिजाइन में, अलग शेप में, अलग मजबूती के साथ। तो 1 नंबर साइन में यदि आपका बुध गया है तो वहां आप देखिए कि भाई यह जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो कितना सिक्योर है, कितना ज्यादा सिक्योरिटी प्रदान करेगा, कितना ज्यादा सिक्योरिटी देगा। यदि 4 नंबर में है, देखिए कि लोगों की जरूरत क्या है, किस तरीके का लोग ढूंढ रहे हैं। उन्हें फैशन चाहिए या उन्हें सिक्योरिटी चाहिए, क्या चाहिए, उनके नीड को समझिए, उनके जरूरतों को समझिए तो आप दीजिए। वो बुद्ध 4 नंबर राशि है। यह इन्हें जैसा एटमॉस्फेयर मिलता है, जैसा इन्हें वातावरण मिलता है, ये वैसे हो जाते हैं। मान लीजिए इन्हें वातावरण मिला कि भाई अच्छी संगति मिली तो ये ऐसे हो जाएंगे। 4 नंबर राशि की एक और विशेषता है कि यदि वो 4 नंबर राशि क्या है, 4 नंबर भाव क्या है, वो हमारी इमीडिएट फैमिली है। 4 नंबर और 2 नंबर, ये दोनों, क्योंकि 2 नंबर क्या है, यह हमारे परवरिश को दर्शाता है, किस प्रकार परवरिश हुई। 4 नंबर में जिसका गुरु गया है वो देखेगा कि घर में भाई माता पिता में प्रतिदिन झगड़े होते हैं, तो उसको लगेगा ये झगड़ा जो है वो नियम है, वो किया जाता है, हमको भी करना है। उस जैसा वातावरण उसे मिला वैसा हो गया वो। इसे वो देखेगा। यदि देखेगा कि पिताजी माँ को पीट रहे हैं तो उसे आएगा कि हाँ यही होता है, आगे जाके मुझे भी यही करना है। वातावरण है, एटमॉस्फेयर उसे मिल रहा है वैसा। तो जैसी एटमॉस्फेयर उसे मिलेगी वैसा ही उसका व्यक्तित्व बन जाएगा। गुरु 4 नंबर, बुद्ध 4 नंबर, जैसे मित्र होंगे। 4 नंबर राशि कैंसर। आप देखिए, केकड़े को देखिएगा ना तो जमीन के अंदर चला जाएगा, बालू में छिप जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा गया कहाँ। उसे क्या कहते हैं, छिपना कहते हैं या कूटनीति कहते हैं। तो इसका नेचर क्या होता है, डिप्लोमेटिक नेचर होता है। यह देखता है किसके साथ हमें कैसा बर्ताव करना है। माँ देखती है ना, मैं इसे अन्यथा नहीं लीजिएगा, ठीक है।
लेकिन माँ देखती है एक बेटा बहुत गुस्से में है, तो बहुत प्रेम से बात करती है, बेटा क्या हुआ। हम नहीं कह रहे हैं वो कूटनीति है, लेकिन वहां भी एक नीति लगती है, माँ की नीति लगती है कि भाई क्या हुआ। बहुत प्रेम से बात करती है। और जब देखती है सब ठीक ठाक चल रहा है, तो उसी बच्चे को दो लग भी जाते हैं, तो भी स्थिति बन जाती है। तो डिप्लोमेटिक नेचर होता है ऐसा व्यक्ति का। विश्वास कीजिए लोगों पे, लेकिन कैसे कीजिए, चेक कर लीजिए। चेक कीजिए कि भाई बिलीव करने लायक है, इस पे विश्वास हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो विश्वास कीजिए, अन्यथा नहीं। कर्क हो गया। आगे बढ़ते हैं हम सिंह राशि। सिंह राशि को समझना है तो शेर को समझ लीजिए। जैसा शेर है वैसे ही सिंह राशि है। इसके कुछ, यह लीडरशिप नेचर है इसका। यह एक नेता की तरह काम करता है, एक लीडर है। जो बहुत अच्छे लीडर होते हैं वो अनावश्यक चीजों पे काम नहीं करते हैं। मतलब 5 नंबर साइन में आपका बुध गया है, तो आपको जिन चीजों की जरूरत है उसे पढ़िए। जैसे अभी हम ज्योतिष पे काम कर रहे हैं, हम लोग सभी ज्योतिष पे काम करते हैं। 5 नंबर साइन में हमारा बुध गया है, तो हम सिर्फ ज्योतिष पे ध्यान देंगे कि हाँ ज्योतिष क्या है। पराशरी है तो पराशरी क्या है, बीएनएन है तो बीएनएन क्या है, केपी है तो केपी क्या है। यदि हम इन चीजों पे चले गए अनावश्यक, जो अननेसेसरी चीजें हैं, भाई टैरो भी पढ़ लो, थोड़ा रेकी भी पढ़ लो, प्राणी किलिंग भी पढ़ लो, तो अननेसेसरी है हमारे लिए, आवश्यक नहीं है, उसके पीछे हमें जाना ही नहीं है फिर। तो अनावश्यक चीजों के पीछे नहीं जाना है, लीडरशिप नेचर है। शेर जब मारता है तो रोता नहीं है, इमोशन लेस है ये, इसमें इमोशन होता ही नहीं है। हिरन के पीछे जब भागता है ना, तो ये सोचकर भागता है कि फेल नहीं होना है, या विदाउट फेलियर वर्क है इसका, बिना असफलता के ये काम करता है। इस तरीके से टारगेट से काम करता है कि मुझे उसे पकड़ना ही है और असफल होना ही नहीं है। इसलिए यदि आपका लियो में कोई भी ग्रह है, जैसे शनि ही है, तो जितनी आवश्यकता है उतना काम कीजिए। ये मत देखिए कि भाई हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं जो 18 घंटे काम कर रहे हैं, 16 घंटे काम कर रहे हैं। आपको आवश्यकता जितनी है उतना काम कीजिए, मजे लीजिए। राजा आदेश देता है, राजा ये नहीं करता है कि चलो झगड़ा हुआ तो भाई सेनापति ही बन जाए, किसी को मारना है तो जल्लाद ही बन जाए, यदि किसी को पढ़ाना है तो टीचर ही बन जाए, गुरु ही बन जाए। वो इसका नेचर नहीं है। इसकी जितनी आवश्यकता है उतना काम करता है। सिंह है। सिंह राशि अर्थात सूर्य, सूर्य अर्थात सूर्यवंश, सूर्यवंश भगवान राम दशरथ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आपने जो कह दिया वो कह दिया, आप जो बोल दिए वो बोल दिए, वो वापस नहीं होगा। अरे आपने कह दिया कि भैया शुक्र वहां बैठा है, आपने कहा कि मैं आप तुमको 5 लाख रुपए दूंगा, तो दूंगा। नहीं देना है तो बोलना नहीं है, यदि बोल दिया तो देना है। इस पे विशेष ध्यान रखना है आपको। यह टारगेट को अचीव करता है, कहीं भी होता है तो एक टॉप पोजीशन पे पहुंचता है। यदि 50 गार्ड की नौकरी है और उस गार्डों की नौकरी में भी सबसे ऊपर होगा कौन, जिसका सीएम है शनि होगा। मान लीजिए तेल का बिजनेस है, सभी लोग कर रहे हैं,
उसका एक यूनियन है, लेकिन उस यूनियन में, उस तेल के बिजनेस में सबसे टॉप पे कौन होगा? जिसका सी में शनि होगा, जिसका सी में बुध होगा, वो टॉप पे होगा। जिसका शुक्र है वो आसपास के क्षेत्र में धन उसके पास ज्यादा होंगे। लेकिन कैसे? जब इन चीजों को फॉलो करेगा तब। क्योंकि ये पहले प्लान करता है फिर वार करता है, छिपा रहता है, देखता है हिरन कहाँ से आ रहा है, गाय बैल कहाँ से आ रही, तो वार करता है। ऐसा नहीं कि भाई देख लेता है, भाई मेरे सामने जा रहा है तो कूद पड़ता है, नहीं, सामने जाता है तो जान देता है, छोड़ देता है, जाओ। कर्क मूडी है, मूडी नहीं है। ये दिमाग से काम करता है, पहले प्लान करता है फिर वार करता है। इसकी प्लानिंग अच्छी होती है। अब प्लानिंग अच्छी होती है तो आपको एक अपने प्लान पे काम करना है, आपको क्रिएशन क्रिएशन करना है, आपको क्रिएटिव बनना है। ना कि आपको क्रिएशन के बदले आपको एक्टर बन जाना है कि मैं ही एक्ट करूंगा। आपको एक्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है? आपको वहां पे सिर्फ क्रिएशन करना है, सिर्फ आपको ब्लूप्रिंट तैयार करना है, उस पर और लोग काम करेंगे। एस्ट्रोटॉक आपने नाम सुना होगा। एस्ट्रोटॉक के जो सीईओ हैं, पुनीत नाम है उनका, पंजाब के हैं। सबसे पहले उन्होंने एस्ट्रोटॉक को शुरू किया। उनका एक और एप्लीकेशन चलता है, कौन? पंडित जी। कहने का तात्पर्य है कि वह व्यक्ति नित्य कुछ ना कुछ आगे करने की सोच रहा है, दूसरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो एस्ट्रोटॉक में ही फंस के रह गया कि नहीं मुझे एस्ट्रोटॉक में ही करना है और कहीं जाना नहीं है। ये मेंटल वर्क करता है, मानसिक काम करता है। इससे शारीरिक काम नहीं होता। इससे आप चाहिएगा कि शारीरिक काम इससे ले लीजिए, वो कभी इससे नहीं हो पाएगा। ये मानसिक काम को करेगा, जितना मेंटल काम है उसे करेगा ये। इसके पास आइडियाज होते हैं, विचार होते हैं इसके पास। अब जो भी ग्रह चला गया है, यदि शुक्र है तो पैसे कैसे बचाने हैं इसे पता है, यदि बुध है तो कैसे मैनेजमेंट करना है इसे पता है, यदि शनि है तो कैसे काम करना है वो इसे पता है, शनि है तो कैसे काम करवाना है वो इसे पता है। क्योंकि एक क्रिएटर है, बनाने वाला है, राजा है, तो राजा रिस्पॉन्सिबल होता है। जिसके सिंह में शनि होगा ना, वो आगे बढ़ के कहेगा भाई हमारा कंधा खाली है, इस कंधे पे जो है जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए। जिम्मेदारी लेता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, आगे बढ़ के लेता है। एक शब्द इसके लिए लिख लीजिए, जितना जरूरत उतना ही करेंगे, जितनी आवश्यकता है उतना ही कीजिए, आवश्यकता नहीं है मत कीजिए। वो ठीक है आपके लिए। जहां हमने बात की रहू की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, इसके लिए एक और शब्द लिख लीजिए, होई सोई राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं साखा। मतलब जो होगा वो राम करेंगे, मुझे तर्क करने से कुछ मतलब नहीं है, भगवान भरोसे। यदि 5 नंबर साइन में आपका शनि है, काम कर रहे हैं, लोगों से पैसा मत मांगिए, लोग खुद देकर जाएंगे। यदि 5 नंबर साइन में शनि है तो जहां आप बैठे हैं, जो लोग आसपास हैं, मिनिमम फीस जो हो सकती है आपकी उतना ही लीजिए आप। मान लीजिए आसपास बिल्डर हैं, अच्छे धनी व्यक्ति हैं, तो उनकी जो मिनिमम फीस हो वो लीजिए। यदि उससे नीचे कम, नीचे के व्यक्ति हैं, नीचे तबके के व्यक्ति हैं, तो वहां जो आपको उचित फीस लगता है वही लीजिए। लोग आपको देकर जाएगा, जितना आपने नहीं किया उससे ज्यादा लोग आपको देकर जाएंगे। तो इसलिए काम कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, तो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं से।
क्योंकि 5 नंबर कुल देवता है। 5 नंबर क्या है? कुल देवता है। 5 नंबर क्या है? कुल देवता के साथ साथ यह अनेक प्रकार से देवताओं के प्रति हमारी आस्था को दर्शाता है। हमें क्या आशीर्वाद भगवान से मिला है उसे यह बताता है। यदि शुक्र है तो भगवान ने कहा है धन मिलेगा, चिंता नहीं करना है, उसके लिए मिल जाएगा। आइए बात कर लें अब 6 नंबर कन्या की। कन्या राशि। कन्या राशि कहा जाए तो ये अपने आप में कन्या को देखिएगा तो उसकी जो आकृति है वो आकृति हमें ये बताती है, एक नाव है, नाव पे एक लड़की बैठी है और उसके हाथ में धान है। धान समझते हैं आप लोग? धान क्या होता है? धान का मतलब जिससे चावल निकाला जाता है, जिससे चावल बनता है। धान एक छोटा सा पौधा होता है जिससे चावल का निर्माण होता है। तो धान है एक हाथ में, दूसरे हाथ में अग्नि है, जलती हुई अग्नि है। वो अग्नि क्या है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। कुछ लोग बोलेंगे लालटेन है, कुछ लोग बोलेंगे दीपक है, लेकिन एक जलती हुई अग्नि है, एक प्रकाश है उसके पास। और वो नाव में खड़ी है और नाव चल रही है। मतलब एक लड़की नाव में खड़ी होकर एक हाथ में अन्न को लेकर, क्योंकि धान अन्न है, अन्न को लेकर दूसरे हाथ में अग्नि को लेकर नाव में चल रही है। अब तत्वों की बात करें तो यहाँ इसके पास जल तत्व भी है, क्योंकि धान चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, जल तत्व, और अग्नि साथ में है, अग्नि तत्व। इसके पास दो तत्व हैं और ये चल रहा है। तो डोंट स्टॉप, ये रुकता नहीं है, चलते ही रहता है। यदि बुद्ध वहां गया है तो शिक्षा जितना ज्यादा ले सकते हैं लेते जाइए, उसमें रुकना नहीं है आपको। जितना बेहतर कर सकते हैं उसमें आप करते जाइए, आपको रुकना है ही नहीं। ये अब बहुत ही मासूम है। अब जिसे पता होगा कि मेरे हाथ में अग्नि है तो वो फेंक न देगा कि हाथ में पकड़े रहेगा। बहुत मासूम है। कहा जाए तो ये अज्ञान से ज्ञान की प्रकाश में आने का प्रयास कर रहा है। अब ज्ञान की प्रकाश में हम कब आते हैं? जब निरंतर कुछ न कुछ सीखते हैं। तो छठे में जो भी बैठा है उस निरंतर सीखिए, निरंतर पढ़िए उसके बारे में। शनि है तो काम करते हैं तो काम के बारे में पढ़िए, शुक्र है तो धन के बारे में, अन्य चीजों के बारे में। यदि बुध है तो आप बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में पढ़िए। यह हमेशा कुछ न कुछ प्राप्त करने की चेष्टा में लगा रहता है, हमेशा कुछ न कुछ खोजता है, कुछ न कुछ चाहता है कि मुझे मिल जाए, प्राप्त करने की चेष्टा में लगा रहता है। वो है ना, वो कहा जाता है विद्यार्थी की, विद्यार्थी पंचलक्षणम काक चेष्टा बको ध्यानम। तो कौवे की जो चेष्टा होती है वो है इसका, वो चेष्टा में लगा रहता है भाई। एक बार, दो बार, तीन बार वो लगा रहता है, चेष्टा करता है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिंदा तथैव च अल्पहारी गिरि त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। यह स्कॉलर है, विद्वान है, शिक्षा है इसके पास। और यह भी देखा गया है कि जितने लोग विदेश पढ़ने गए हैं उन सभी के कुंडलियों में लगभग 50 से 70% कि वो कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप लेकर या फिर दूसरा कोई व्यक्ति खड़ा हो गया उन्हें पढ़ाने के लिए, तभी वो आगे बढ़े हैं। क्योंकि इस जो सिंबल है, ये जो आकृति है, वो बता रहा है कि व्यक्ति जूझ रहा है, दौड़ रहा है अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने में। तो उसे एक मदद की आवश्यकता है, तो मदद भी उसे मिलती है। यह नॉलेज है।
इसके लिए एक शब्द है, ऑल ऑलवेज सर्चिंग समथिंग, यह हमेशा कुछ न कुछ नया खोज करते रहता है, इसे कुछ न कुछ नया चाहिए, ढूंढता है। यदि बिजनेस है तो उसमें ढूंढेगा, भाई ये तो बिजनेस चल रहा है, पेट्रोल पंप डालने क्या, कुछ और कर लें क्या। इसके पास क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, जिज्ञासु है ये भी जान लूं, वो भी जान लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, सब कुछ। जब आप छठे भाव को देखते हैं पराशरी के अंतर्गत, तो छठा भाव काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर्या है, वकील भी यही है, कोर्ट भी यही है, डॉक्टर भी यही है, रोग भी यही है, लोन भी यहीं से मिलेगा, कर्ज भी यही है, कितनी सारी चीजें इसके पास है, नौकरी भी यही है, सेवा भी यही है,